जय हिंद साथियों। तो इस सेशन में हम देखेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर बहुपद। बहुपद से ये आशय होता है कि बहुपद मतलब बहुत सारे पदों से जो एक श्रेणी बनता है उसे हम बहुपद कहते हैं। इसमें चर और अचर जो शामिल रहता है। इसमें पढ़ चुके हैं बहुपद में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिए थे और उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो 10th में आकर के दे दिया गया। तो इसमें जो हमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट रहता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इस तीनों का ही हमें आवश्यकता होता है और इस तीनों पर ही अध्ययन करके इस चैप्टर को एंड करते हैं। ठीक, तो हम इस तीनों के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो हम जैसे कि यहाँ पर लिए हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। चलिए तो हम इसको समझ लेते हैं इसमें क्या खासियत है। ठीक, जैसे कि हम देखे थे रैखिक बहुपद, तो इसका विस्तार रूप हम इस तरह से देख सकते हैं। इसका विस्तार हम रूप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर लेते हैं कोई एक्स। ठीक, ये हो गया अचर चरमन। ठीक, उसके बाद इसके साथ कोई अचर लेते हैं। ठीक, प्लस में समथिंग कुछ, जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पर ए लेते हैं, ए और बी। ये एक जो है अचर मान हो गया। ठीक, एक अचर मान है, ये कोई मान है जो एक्स के साथ में गुणज में है, साथ में प्लस में बी ले लिए, एक अचर मान है। ठीक, ये विस्तार रूप हो गया इसका रैखिक बहुपद का। इसी को हम अगर ग्राफ के रूप में देखेंगे तो ग्राफ के रूप में ग्राफ लेते हैं। ठीक, ये हो गया y और ये हो गया y डैश और ये हो जाता है x और ये लेते हैं x डैश। ठीक, तो यहाँ से जैसे कि हम 0 से स्टार्ट होता है ग्राफ, मतलब 0 से स्टार्ट होता है तो हम ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एक्स और बी, अब जो ये दिए ये इसके बराबर में वाई आ सकता है इसमें। ठीक, अब हम जब देखेंगे इसमें 10th में जब हम पढ़ेंगे तो 9th में तो इतना ही तक हम पढ़े थे। ठीक, ए एक्स प्लस बी इसके बारे में पढ़े थे। यहाँ पर समथिंग कोई नंबर आ सकता है जैसे 2x प्लस 3 या फिर 4x प्लस 5, समथिंग कुछ भी आ सकता है। ठीक, लेकिन उसमें जो है एक एक्स रहेगा। और जो यहाँ पर जैसे हम पढ़ते हैं रैखिक, तो रैखिक वही होगा जिसका घात हमेशा एक ही रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए। जो भी एक अचर मान है उसका घात एक रहेगा। जिसमें घात 2 रहेगा वो द्विघात हो जाएगा और 3 घात रहेगा तो त्रिघात हो जाएगा। तो एक घात पर ही डिपेंड करता है। तो हम लेते हैं जैसे कि y बराबर एक्स पावर 1 प्लस बी, मतलब एक घात है, रैखिक है। ठीक, तो रैखिक का ग्राफ किस तरह से बन सकता है हम उसे देखेंगे। तो रैखिक का ग्राफ जो है एक इस तरह से बन सकता है। ठीक, जब x 0 हो तो इस तरह से बन सकता है, स्ट्रेट जा सकता है। ठीक, जो कि देखा है कि इसमें जो है x पर कहीं टच नहीं कर रहा है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे दूसरा ग्राफ इस तरह से हो सकता है जैसे फिर चलेंगे, ये हो गया y और ये y डैश लेंगे और यहाँ पर ले लेते हैं हम x और यहाँ हो जाता है x डैश। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं तो तीसरा ग्राफ हम देखेंगे। तो तीसरा ग्राफ जो है यह x अक्ष पर इस तरह से हो सकता है। ठीक, x अक्ष पर होगा, ये जो है y अक्ष के समानांतर हो सकता है या फिर x अक्ष के समानांतर हो सकता है। ठीक, तो उसके बाद हम देखेंगे इसका एक और ग्राफ बन सकता है इस तरह से, जैसे देख रहे हैं तो इस तरह से हो सकता है। जैसे हम लेते हैं इसको y x और ये x डैश और ये y डैश। ठीक, तो इस तरह से लेते तो एक हो सकता है इसके इस तरह से जाएगा, इससे बीच से होता हुआ निकलेगा। ठीक, इस तरह का ग्राफ बन सकता है। तो इसमें 3 टाइप का ग्राफ बनता है इस तरह से। और इसमें ग्राफ से हमें इसमें यही समझना है ग्राफ से, इसमें शून्यकों की संख्या कितना, मेन पॉइंट तो यहाँ पर शून्य आ जाता है। जो भी बहुपद दिया हुआ इसके शून्य को देखते हैं। तो इसमें देखते हैं इसका शून्य कितना। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं ये एक्स अक्ष को एक बार भी टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो है इसमें शून्यकों की संख्या नहीं है, शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। ठीक, इसमें देखते हैं तो शून्यकों की संख्या 1 होता है। इसमें देखते हैं तो इसमें भी शून्यकों की संख्या 1 होता है। तो हम इसमें एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक, तो आपका जवाब सिर्फ रहेगा कि उसमें जो है शून्यकों की संख्या 0 अथवा 1। ठीक, 0 अथवा 1 ही हो सकता है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं हो सकता है। शून्यकों की संख्या 0 अथवा 1 हो सकता है। ठीक, 0 अथवा 1, 0 और 1 के अलावा कोई और नहीं हो सकता। हाँ, जैसे कि इसमें देख रहे हैं 0 शून्यांक है और इसमें 1 शून्यांक है और इसमें भी 1 ही शून्यांक है। मतलब कि एक शून्यांक होने का अर्थ से यही होता है कि एक रेखा जो है x अक्ष को कितना बार कट कर रहा है, टच कर रहा है। एक बार टच करता है तो 1 शून्यांक होगा, 2 बार टच करता है 2 शून्यांक होगा, 3 बार टच करता है तो 3 शून्यांक होगा, इस तरह से। और हमारा पहला चैप्टर जो आता है बस ये शून्यांक में और इसके कितने शून्यांक हो सकते हैं फिगर को देख के बताना होता है। ठीक, तो ये जो हो गया है रैखिक बहुपद के लिए हो गया। ठीक, रैखिक बहुपद हम देख लिए। उसके बाद हम देखेंगे द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात मतलब घात जो है 2 होना चाहिए। ठीक, जो भी चर मान होगा उसका घात 2 होगा। जब घात 2 होगा वो द्विघात में कहलाएगा। तो हम इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक, तो अब हम द्विघात के बारे में देख लेते हैं। ठीक,
तो द्विघात का जो है विस्तार रूप, इसका विस्तार रूप देखेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। ठीक, तो हमें ये जो है 10th में जो पढ़ना है इतना के बराबर में y लेंगे, इसके बराबर में y का मान लेंगे। ठीक है, तो ax प्लस b प्लस c, लेकिन इसमें हमें एक पॉइंट और जानेंगे, तो a बराबर a इक्वल टू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, a इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक, a बराबर जीरो कभी नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद ए बी सी जो दिया हुआ एक अचर मान है, कोई संख्या है फिक्सेबल मान है, ठीक ना, लेकिन x जो है चर मान है, x चर मान है जिसका मान हमें पता नहीं है। ठीक, तो इसमें देखेंगे शून्यांक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, शून्यांक के बारे में देखेंगे तो हम यहाँ इस पर देख लेते हैं शून्यांक इसमें समाप्त है, किस तरह का ड्राइंग्स बन सकता है, इसमें किस तरह से पिक्चर्स बन सकता है। ठीक, तो इसके लिए न्यूनतम शून्यकों की संख्या देखेंगे, शून्यकों की संख्या देखेंगे तो जीरो, किसी भी में भी देखेंगे, किसी भी बहुपद में देखेंगे तो न्यूनतम शून्यकों की संख्या जीरो होगा, एक भी नहीं हो सकता, इसे न्यूनतम कम से कम न्यूनतम होगा जीरो, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन अधिकतम की बात करेंगे, अधिकतम की बात करेंगे तो अधिकतम में दो आ जाएगा। ठीक, अधिकतम शून्यांकों की संख्या इसमें दो होगा और न्यूनतमों में जीरो होगा, मतलब कि जीरो से दो के बीच में आएगा। ठीक, जीरो होगा या फिर एक होगा या दो हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो जैसे कि हम इसे एक पिक्चर में दिखा रहे हैं कि कभी ऐसा हो सकता है कि आपको जो है ये द्विघात बहुपद का इस तरह का पिक्चर बनेगा। ठीक, और इसमें जब देख रहे हैं कि एक्स अक्ष को टच ही नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर जो है एक्स अक्ष को टच ही नहीं कर रहा है, जब टच नहीं कर रहा था शून्यांकों की संख्या जीरो हो गया। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हम इस तरह से देख लेते हैं, यहाँ इसी पिक्चर में देख लेते हैं, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बार टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर इसमें शून्यांकों की संख्या एक हो गई। अगर हम यहाँ पर एक पिक्चर बना लेते हैं इसमें भी शून्यांकों की संख्या जीरो हो गया। ठीक, जैसे यहाँ उल्टा में ऐसा बना लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पर भी जीरो हो गया। ठीक, उसके बाद हम इस पिक्चर पे चलते हैं, इसमें बहुत हो गया। जैसे कि अब हम देख लेते हैं इस तरह से आ सकता है। ठीक, इस तरह से आएगा। ठीक, इस तरह से आएगा तो शून्यांकों की संख्या जीरो हो गया, सॉरी टू हो गया। और दूसरा पिक्चर लेते हैं, इस तरह से पिक्चर लेते हैं और इसमें होगा y और ये हो जाएगा x और ये x डैश हो गया। ठीक, और ये y डैश हो गया। और इसमें देखेंगे तो इसमें इस तरह से भी आ सकता है पिक्चर, इससे आ सकता है। तो शून्यांकों की संख्या हो गया टू, शून्यांकों की संख्या दो हो गया। और इसके अलावा जैसे आप सोच सकते हैं कि इस पिक्चर को यहाँ ले जाएं, यहाँ ले जाएं, उल्टा करके रखें, कहीं से रखें, ठीक है ना, तो एक बार ऐसा टच करके रख सकते हैं, ऐसा उल्टा घुरा करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स अक्ष को टच नहीं कर रहा है तो शून्यांकों की संख्या जीरो। तो देखिए शून्यांकों की संख्या एक कब हो सकता है, जब इस तरह से ऐसा यहाँ पर टच करे, तो यहाँ पर टच करता है तो शून्यांकों की संख्या एक हो सकता है संभवतः। या फिर जैसे कि हम ऐसा दिखाते हैं, ऐसा आया और इस तरह से यहाँ से कट के चला गया। ठीक, यहाँ से कट के चला गया, मतलब कि शून्यांक एक बार एक्स अक्ष को टच किया है तो शून्यांकों की संख्या एक हो सकता है। ठीक, जीरो हो सकता है। ठीक, उसमें शून्यांकों की संख्या एक हो सकता है, शून्यांकों की संख्या इसमें दो हो सकता है। ठीक, फिर इसमें देखेंगे शून्यांकों की संख्या दो हो सकता है। तो आप इसमें समझ गए होंगे कि इसमें शून्यांकों की संख्या किस तरह से आ सकता है। तो हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, त्रिघात बहुपद। ठीक, तो त्रिघात बहुपद का विस्तार रूप इस तरह से हो सकता है, ax³ प्लस vx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू y मान लेते हैं। ठीक, y मान लेते हैं इसके लिए। ठीक, शून्यकों के लिए जीरो मानते थे, यहाँ पर y ले लिए। ठीक है, तो हमें इसमें बस इतना देखना है कि पिक्चर को देख करके किस तरह से हम तय कर सकते हैं उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। इसके लिए एक मेन पॉइंट हम देख लेते हैं, a इक्वल टू नॉट जीरो, ये बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। और इस त्रिघात में तीन है, इसलिए हम अगर इसको जीरो रह जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये दो द्विघात में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो त्रिघात रखने के लिए a का मान जो है जीरो कभी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसके पिक्चर के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस त्रिघात की बहुपद को हम देख लेते हैं। ठीक, इस त्रिघात में जो है कितने प्रकार के पिक्चर बन सकते हैं देखिए। तो पहला तो हम इस तरह से लेते हैं, जैसे कि ऐसा आया और ऐसा चला गया। ठीक, अगर इस तरह से आता है, ठीक, इस तरह से पिक्चर बनता है तो इसमें जो है शून्यांकों की संख्या हो जाएगी एक, शून्यांकों की संख्या एक हो जाएगा, एक शून्यांक हो जाएगा इसमें। उसके बाद सेकंड पिक्चर हम लेते हैं, जैसे कि इस तरह से आएगा ड्राइंग, इस तरह से आकर के इस तरह से निकल जाएगा। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि कितना बार इसको टच कर रहा है, एक तो यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक, उसके बाद यहाँ टच कर रहा है, फिर यहाँ पर कर रहा है। ठीक, तो तीन बार टच कर रहा है, इसमें शून्यकों की संख्या तीन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ऐसा पिक्चर आ सकता है, इस तरह से जाएगा, इस तरह से आएगा, ऐसा निकल जाएगा। ठीक, तो इसमें देख रहे हैं एक दो
तीन जगह पर टच कर रहा है, इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। ऐसा लगता है इस तरह से, ऐसा आ गया, इस तरह से फिगर यहाँ पर बन रहा है, ऐसा गया, ऐसा आ करके ऐसा ऐसा है, ठीक। लेकिन एक्स अक्ष को कहीं पर टच नहीं कर रहा है, ठीक है, एक्स अक्ष पर टच नहीं कर रहा है, मतलब कि शून्यकों की संख्या 0। तो इसमें देखेंगे इस तरह से, इसमें 0 से 3 तक, 0 से 3 तक हो सकता है, मतलब न्यूनतम जो है 0 हो गया, अधिकतम 3 हो गया। उसी तरह से इसमें देखें रेखिक में न्यूनतम जो है 0, अधिकतम 1, ठीक। द्विघात में शून्यकों की संख्या देखेंगे, अधिक न्यूनतम 0 और अधिकतम में 2। त्रिघात बहुपद में देखेंगे तो न्यूनतम 0 और अधिकतम 3। इस तरह से इस डायग्राम को आप समझ गए होंगे और चैप्टर 2.1 जो है इसी पर इंड होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बहुपद के शून्याङ्क और गुणांकों का संबंध क्या होता है, संबंध के बारे में देखेंगे। और इसी पॉइंट के साथ ये चैप्टर 2.2 जो होगा वो इंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें देख लेते हैं इसका संबंध के बारे में। तो संबंध हम पहले समझ चुके हैं इसके बारे में, 9th में ही समझ चुके। उसके बाद हम जब द्विघात लेते हैं, द्विघात में 2 शून्याङ्क आता है। जब दो शून्याङ्क आता है तो 2 शून्याङ्कों का आपस में कुछ संबंध होगा, योग में संबंध हो सकता है, गुणा में संबंध हो सकता है, ठीक। तो योग और गुणा के संबंध के बारे में हम देखेंगे। यदि द्विघात बहुपद में ax प्लस bx प्लस c के शून्याङ्क अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पर लेते हैं इतना दिया रहेगा है, तो शून्याङ्कों का योग देखेंगे तो शून्याङ्कों का योग मिलेंगे अल्फा प्लस बीटा इजकल टू a बाई बी, ठीक। अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस a बाई बी, सॉरी माइनस b बाई ए। तो माइनस b जो देख रहे हैं, ये b जो दिया हुआ है ये x का गुणांक हो गया है, और a जो दिया हुआ है x स्क्वायर का गुणांक हो गया है। इसमें लिख सकते हैं हम x का गुणांक, x माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। उसी तरह से इसमें देख सकते हैं शून्याङ्कों का शून्याङ्कों का गुणज, मतलब कि आपस में जब गुणा हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, तब इसका क्या संबंध निकलता है। तो इसका संबंध निकलता है ये जो अचर मान दो एक दिया हुआ है, ठीक, ये अचर मान बटा जो है एक्स स्क्वायर का गुणज, ठीक। अचर मान बटा एक्स स्क्वायर का गुणज, गुणांक, ठीक। तो हम यहाँ देखें गुणज का संबंध देखें और प्लस का संबंध देखें। इस तरह से हमें ये कंडीशन, इसमें क्वेश्चन आपका बन सकता है। यदि किसी द्विघात समीकरण का अल्फा बीटा 2 शून्याङ्क दिया हुआ है, कोई समथिंग मान दिया होगा, जैसे कि 2, 3 जो शून्याङ्क दिया हुआ है, तो उसे द्विघात समीकरण को संपूर्ण रूप से उसका विस्तृत रूप लिखिए, ठीक। आपको 2 शून्याङ्क दिया हुआ है और उसका विस्तार रूप लिखने के लिए प्रश्न आ सकता है, ठीक। तो उससे हम यहाँ पर योग करके a और b का मान निकालेंगे और c का मान निकालेंगे, तो इस तरह से इसका विस्तार रूप हम लिख सकते हैं, ठीक। तो प्रश्न में चलेंगे तब हो सकता है, ठीक। अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि इसका योग जो है माइनस b बटा a होगा और ये गुणज जो है c बटा a हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद चलेंगे हम त्रिघात के अनुसार, ठीक। त्रिघात को समझने के प्रयास करेंगे। त्रिघात में जैसे कि हमने पहले से लिख लिया, थोड़ा समय बचाने के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए यदि दिया हुआ समीकरण नहीं दिया रहेगा आपको, ठीक है, लेकिन हम बोल रहे जैसे यहाँ पर दिया हुआ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक। ये इसका विस्तार रूप हो गया। सपोज दैट अगर आपसे कोई पूछ देता है कि रैखिक बहुपद का विस्तार रूप क्या हो सकता है, तो उसके लिए ax प्लस b हो सकता है। द्विघात बहुपद के लिए विस्तार रूप क्या हो सकता है, तो a² प्लस bx प्लस c हो सकता है, ठीक। और उसके बाद देखेंगे त्रिघात बहुपद के लिए विस्तार रूप क्या हो सकता है, तो हम उसके लिए लेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ले सकते हैं, ठीक। इस तरह से हम इसका विस्तार रूप ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इसके जो है त्रिघात बहुपद में इस समीकरण का शून्याङ्क जो है अल्फा बीटा और गामा हो दिया रहेगा। अल्फा बटा किसी समीकरण का अल्फा बीटा गामा जो है इसका शून्याङ्क है। तो इस शून्याङ्क के गुणांक और योग जो है इसमें संबंध हमें क्या निकालना है, ठीक। तो इसके योग की बात करें तो तीनों का तीनों आपस में जोड़ देंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योग जो होता है माइनस b बटा ये होता है, ठीक। उसके बाद इसका गुणजों का योग, मतलब कि दो शून्याङ्क के आपस में गुणज के योग, तो एक का गुणांक मतलब समझेंगे इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, फिर इसका इससे गुणा करेंगे, आपस में जो गुणा होगा उसका योग। तो उसी तरह से हम लिखे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू उसके बाद प्लस गामा इंटू अल्फा इजकल टू c बटा a होता है, ठीक।
उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है गुणज। तो पूरा को जिस तरह से आपस में गुणा की उसी तरह से, तो सॉरी प्लस की, जिस तरह से इसमें प्लस की उस तरह से गुणा तो भी तो हो सकता है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू माइनस डी बटा ए। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमें चाहिए क्या, एक समीकरण लिखने के लिए ए बी सी डी चाहिए, ठीक। तो हम देख रहे हैं यहाँ से ए बी सी और ये डी मिल रहा है, ठीक। अंकों की संख्या के अनुसार हम द्विघात बहुपद को लिख सकते हैं, ठीक। यदि इसमें कहीं आपको डाउट हो रहा हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, ठीक, कि इसमें क्या दिक्कतें हैं, ठीक। यदि आपको समझ में ना आए कुछ भी पॉइंट हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या समस्या है, या फिर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट्स लगे तो उसके बारे में आप कमेंट जरूर बताइए। और इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट आता है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम जो है आपने 9th में जो पढ़े थे, भाग देने का प्रोसेस जो पढ़े थे, बस वही है, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। जो 9th में पढ़े थे वही 10th में भी है, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक ना। लेकिन भाग जो है, भाग एल्गोरिथम जो है 9th का और 10th का दोनों ही सेम है, ठीक। तो इसमें इंट्रोडक्शन की आवश्यकता उतना नहीं है। आप जाकर के 9th का जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो दिया हुआ है बहुपद के लिए, आप उसमें जा करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक। और 9th का अगर आपने बहुपद नहीं देखे होंगे तो उसमें जा करके आपको कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा हमारे चैनल पर आकर के उस वीडियो को भी जरूर देखिए, जिससे कि ये चैप्टर जो आपके लिए आसान हो जाएगा। और मेन तो सब कुछ जो है उसी में दिया हुआ है, ठीक ना। 9th में ये बहुपद के लिए, ये तो थोड़ा सा लास्ट जो पॉइंट बचा हुआ था उसके बारे में दर्शाया गया है, ठीक। उसके बाद इसमें से एक और चैप्टर बन के निकल जाता है एक विस्तार रूप से, द्विघात बहुपद, ठीक। तो वो अलग 10th में जो वो अलग चैप्टर है उसका विस्तार रूप से अलग देखेंगे, ठीक। तो उसमें अलग पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए यहीं पर एंड होता है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।